asking all the MCQs, how are you? And if I am asking you how are you, this is in respect with your preparation, है ना, because it is really very high time for your serious exam. और seeing the complexity of the syllabus, you need to simplify things. आप चीज़ों को simple करके पढ़ोगे, उसको revise करोगे, and then देखोगे कि question solve हो रहे हैं या नहीं. That is the best way to gain confidence for your exam. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पॉलिटी के सारे MCQs को देखते हुए चलेंगे. इट विल कवर 90%, मोर देन 90% ऑफ योर पॉलिटी का सिलेबस, और जिसमें आपके 20 to 22 क्वेश्चंस आराम से कवर हो सकते हैं जो आपके सीरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट टू योर प्रिपरेशन. ठीक है. एंड द बिग डिस्क्लेमर एज ऑलवेज कि when you are seeing this video ना, make sure you are not getting disturbed or interfered by any surrounding things. If this is running, everything related to polity should come in your head. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो रहा है, just put it in comment section. I'll try to revert as soon as possible. ठीक है. तो let us just start with our polity. तो पहले broad vision का थोड़ा सा देख ले, what is polity is about. एक प्रियम्बल है आपका छोटा सा विद एक अमेंडमेंट, आपके 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं आपके, और वो धमाल का डायलॉग होता है ना, जो है बस यही है, इतना ही है ना. तो या दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन योर हेड. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू हुई है, विल बी स्टार्टिंग MCQ, बट पहले जान लो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से पहले क्या था. देयर वॉज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. उसकी फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे हुई है हमारी 9 दिसंबर 1946. देखो, आपको सारे आर्टिकल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट विच आर मैंशन बाय मी इन द प्रेजेंटेशन ना, वो आपको इग्नोर नहीं करना है, वो आपको नहीं बोलना, बिकॉज दे आर स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो दिसंबर 9, 1946 को आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. ठीक है. 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. देन ड्राफ्टिंग कमेटी आती है अगस्त 29, 1947 में. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेजर कमेटी माना जाता है. मेजर कमेटी जिनके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब 4 नवंबर को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट हो चुका है, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है 26 नवंबर 1949 को. ठीक है. और फिर 24 जन 1950 को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ है, एंड फाइनली ऑन द रिपब्लिक डे, जिस चीज़ के लिए हम मनाते हैं, जनवरी 26, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली एनफोर्स किया गया है. इट टुक 2 years 11 months and 8 days. इतना ज़्यादा वो, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, तो इतना टाइम लग गया है एक फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में. अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था हमारा 26 नवंबर 1949 को ही, सो वाई वी वेटेड फॉर 2 months. इस 26 जन से क्या लेना देना था? लेना देना ये था, एग्जाम्पल के तौर पे आप सुनो, है ना, बहुत सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं चीज़ों को, कि व्हेन वी आर घर पे भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको खरीदनी है, फर्स्ट सपोज आपको टाटा नैनो खरीदनी है, तो घर वाले क्या बोलते हैं, 2 महीने बाद तेरा बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे पे ले लेते हैं. तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गुड ओकेशन, द स्पेशल ओकेशन अगर पास में है तो उसी डेट को ले लेते हैं, तो दैट विल बी वेरी मेमोरेबल. तो इसीलिए हमारा जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो चुका, वी जस्ट वेटेड फॉर 2 months फॉर दिस डे 26 जनवरी. क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ऑलरेडी 1929, 1930 एराज में हम इंडिपेंडेंस हम डिमांड कर रहे थे. जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी. तो उस हिस्टोरिक डे को वापस मेमोरेबल बनाने के लिए वी जस्ट वेटेड फॉर 2 months. फिर 26 जनवरी को लीगली इन्फोर्स हो चुका 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. नाउ विल गो बाय क्वेश्चंस. ठीक है. अब क्वेश्चंस बाय जाएंगे, तो चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलना. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट, देखो
जो चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ ना, वैसे आप इन लाइन सोचते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज, प्लीज़ इग्नोर माई बैड हैंड राइटिंग योर, इंटेंशन समझना, नॉलेज सिर्फ मैटर नहीं करती, आप उस पैनिक सिचुएशन में होते हो, क्वेश्चन भी गलत पढ़ते हो, आपके ऑप्शंस भी, आपको नॉलेज होने के बावजूद आप क्वेश्चन को गलत करने आ जाते हो, एंड यू जस्ट फॉल इन द नेगेटिव मार्क्स का ट्रैप, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बच्चों का करियर खा जाता है वो, ठीक है। तो दिमाग को शांत करके, काम होके सोचना कि एक्चुअली क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमिटी, जैसे मैंने बताया, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं और उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे मैंने पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आपको दिखाए हैं, जैसे अयंगर साहब है, सादुल्ला है, अय्यर है, मुंशी है, BL मित्तर थे, उनको सब्स्टिट्यूट फिर किया N माधव राव ने, फिर डॉक्टर DP खेतान थे जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में, फिर उनको सब्स्टिट्यूट किया गया था कृष्णमाचारी। तो ये थे मेन मेंबर्स हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, विद द चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, अयंगर है, मुंशी है ना, यहाँ पे सादुल्ला भी है, BN राव नहीं है। BN राव कौन थे, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे, ही वॉज द ब्यूरोक्रेट, सबसे पढ़े लिखे इंसान माने जाते थे डॉक्टर BN राव। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, BN राव, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। तो C वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर बोरोड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडिया की ये बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, हम में भी होनी चाहिए, कि बहुत, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर चुका था। तो हमने देखी कौन सी अच्छी चीज़ हम दूसरों से जो सक्सेसफुल चीज़ें हैं, दूसरों के एक्सपेरिमेंट से ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उन अच्छी चीज़ों को हम इंडिया की डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हम लाते हैं। तो कुछ फीचर्स हमने बोरो किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से। यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें पता है, ब्रिटिश लोगों ने बहुत सालों तक हम पे राज किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैक्सिमम चीज़ें ली हुई हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो फॉर श्योर हमने वो लिया है, तो 4 आंसर तो होगा ही। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि 4 आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं है, दिस इज द एलिमिनेशन टेक्निक, 4 आंसर यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने लिया है USA से, ठीक है, USA से हमने लिया है। अब देखो, सारे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो हमें एक फेयर आइडिया लग जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या ली है, फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम, गवर्नर का पूरा ऑफिस, हमारी जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया हुआ है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अभी अभी हमने पढ़ा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, अगर हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो स्टैंड कैंसिल हो जाती है। कैबिनेट का पूरा सिस्टम, रिट्स का पूरा, ये सारी चीज़ें हम MCQs में स्टडी करेंगे, कि अभी आपको नहीं समझ में आ रही तो डोंट वरी, यू विल गेट इट वेरी ग्रेजुअली। पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रिविलेजेस और बाईकैमरलिज्म। अब ये बाईकैमरलिज्म क्या होता है, मतलब बाईकैमरलिज्म का बहुत सिंपल मतलब आपको मैं बताऊं तो अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, इन दो चीज़ों में जब पार्लियामेंट बटा हुआ होता है उसको बाईकैमरलिज्म कहते हैं। तो सेंटर पे हमारे लोअर हाउस अपर हाउस दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, तो इस तरीके से बटा हुआ होता है, उसको बाईकैमरलिज्म कहते हैं। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा DPSP लिया हुआ है, ठीक है, पार्ट 4,
नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, हमने एग्जैक्ट चीज़ें नहीं उठाई। जैसे राज्यसभा का नॉमिनेशन का सिर्फ वो वाला पॉइंट हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, ठीक है। और एलोकेशन ऑफ सीट्स हो सकता है हमने किसी और से उठाया हो, है ना। जैसे यहाँ पे हम इमरजेंसी का ध्यान में रखना, इमरजेंसी प्रोविजन हमने इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, राइट। अब लेकिन सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने किसी और कंट्री से लिया होगा, अभी हम देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखो जुडिशरी लिया है 1935 से, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से सीखा है। जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करते हैं, देखो इलेक्शन मेथड प्रेसिडेंट का इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और उसका इम्पीचमेंट कि अगर प्रेसिडेंट को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सारा यूएसए से लिया है। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेट, देखो पूरा फेडरल सिस्टम है हमारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बीइंग स्ट्रॉन्ग, ये चीज हमने कनाडा से ली है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय स्टेट, ये कनाडा से ली है, लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बीन टेकन फ्रॉम। सो इसमें आपको माइन्यूट चीज़ों से ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी ग्राउंड्स ऑफ कंफ्यूजन, यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 2-4 बार रिविजन आप करके ज़रूर जाना, ठीक है। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जुरिस्डिक्शन अभी एमसीक्यूज में हम स्टडी करेंगे। दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उनसे हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएसए से, लेकिन उसका सस्पेंशन हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। तो थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में जो आता है उसको भी हम स्टडी करेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग, जब 2 हाउसेस में बहस हो जाती है, कोई कंक्लूजन पे नहीं आते, तो प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं कि आ जाओ मिलके बात करते हैं, मिलके कम्युनिकेशन करते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है। ये प्रोविजन हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत यूनियन जो पहले हुआ करता था यूएसएसआर, अब रशिया के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी कंट्रीज टूट गई हैं, वहाँ से हमने सीखी है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल को भी देखेंगे अच्छे से, उससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट टू इन प्रीएम्बल, ये सारे वर्ड्स है ना प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या सीखा है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, टाइम टू टाइम हमें ऐसे रियलाइजेशन होते हैं कि चेंज की ज़रूरत है, तो उस प्रोसीजर को हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इलेक्शन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, राज्यसभा का मेथड ऑफ नॉमिनेशन का जो होता है, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, तो नॉमिनेशन वाला क्लॉज हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इलेक्शन वाला क्लॉज हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, तो ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अब आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, है ना। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जापान से लिया है, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। दिस थिंग शुड बी क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स as enshrined in the Constitution of India belong only to the citizens। देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, उससे आप 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अभी हम सारे फंडामेंटल राइट्स को फटफट करके देख लेंगे। आई विल टेल यू द एक्सेप्शंस ऑल्सो। सीडीएस एग्जाम में ना सबसे फेमस होते हैं एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के, चाहे साइंस में हो जाए, पॉलिटी में हो जाए, ज्योग्राफी में हो जाए। तो देखो इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट
एनिमी फॉरेनर्स, ठीक है, जिसको भी एनिमी फॉरेनर्स आप काउंट करोगे उनके लिए वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट जो फ्रेंडली फॉरेनर्स हैं उनको भी वो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो एक बार फंडामेंटल राइट्स को आप गो थ्रू करो। देखो फंडामेंटल राइट्स कम इन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 3 में आते हैं। सबसे पहले आता है आपके आर्टिकल 12 से वो शुरू हो जाता है, बट एक्चुअल स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 14। राइट टू इक्वालिटी वाली कैटेगरी में आता है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ, कानून अंधा है, उनको नहीं पता कौन अंबानी है, कौन गरीब है, कौन कितना अमीर है, दे डोंट नो। उन्होंने जो क्राइम किया होगा उनको वो सजा मिलेगी। तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप अपने नोट में मेंशन करते हुए जाना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब अपने ऑफिस में होते हैं तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, उनको जेल नहीं भेजा जाता। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग भी करनी है तो उनको 2 मंथ प्रायर नोटिस दिया जाएगा, लेकिन जेल वो किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, चाहे उन्होंने कोई भी क्राइम किया हो। जब वो अपने ऑफिस में अभी ऑन गोइंग प्रेसिडेंट और गवर्नर है तो वो नहीं जाएंगे। तो दिस इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, ठीक है, ये चीज़ आप एक ध्यान में रखोगे, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर आता है आर्टिकल 15। अच्छा, जो रेड डॉट है ना वो है सिर्फ और सिर्फ राइट्स जो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखते हुए चलना होगा, आर्टिकल 15 आपको मिला है ओनली टू द सिटीजन्स, ठीक है, तो ओनली टू द सिटीजन्स, ओके। फिर आर्टिकल 15 क्या है, इस पे मूवी भी बन चुकी है आयुष्मान खुराना की, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हो, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ से कैसे, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के साथ स्पेशली बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ना, एज कम्पेयर टू द मेन लैंड इंडिया। तो दैट शुड नॉट बी डन। चाहे आप कोई भी जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हो, डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट हैपन एज पर आर्टिकल 15, ठीक है, एज पर आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जॉब, ठीक है, सरकारी जॉब, इसको आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो। इसमें क्या कहता है कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए सरकारी जॉब में अपियर होने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, बट देयर इज अगेन एक्सेप्शन कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो अपनी एलिजिबिलिटी सेट कर सकता है, अपनी क्वालिफिकेशन लेवल सेट कर सकता है, ठीक है, कि इफ आई एम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, नेवी विल नॉट टेक मी, मैं नेवी की SSBs नहीं दे पाऊंगी, तो देयर आई शुड नॉट रेज एनी आर्टिकल 16 की मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रही है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को राइट्स है कि वो अपने कुछ क्वालिफिकेशन लेवल, अपनी कुछ एलिजिबिलिटी सेट कर सकता है, उसके हिसाब से दे विल टेक मी। तो दिस इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या कहता है, हर एक फंडामेंटल राइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखते हुए चलने हैं, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, ये भी सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 17 बहुत बार सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। दिस इज अबाउट अनटचेबिलिटी, मतलब अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस एज पर आर्टिकल 17, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 18, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, जो टाइटल्स होते हैं ना, एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, एकेडमिक और मिलिट्री, इन दो के अलावा आप कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एकेडमिक में कैसे, अगर आपने PhD कर रखी है तो आप अपना डॉक्टरेट का वो लगा सकते हो अपने नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में, ठीक है। तो उस दीज आर एक्सेप्शंस, कौन से, मिलिट्री और एकेडमिक। और आर्टिकल 18 ये भी कहता है कि आपको कोई फॉरेन टाइटल्स नहीं लेने चाहिए, बट एज आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका उल्लंघन अगर कोई कर रहा है, उसका कोई वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक केयर ऑफ इट। बट आर्टिकल 18 जो है ना वो मैंडेटरी नहीं है, दैट इज ओनली जस्ट सजेशन कि आपको नहीं लेना चाहिए फॉरेन टाइटल्स। जैसे शाहरुख खान ने भी कुछ फॉरेन टाइटल्स लिए हुए हैं, तो उनको कोई जेल नहीं भेजेगा, उनको ये नहीं करेगा, क्योंकि आर्टिकल 18 इज नॉट कंपल्सरी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस शुड बी क्लियर इन योर हेड, ओके। आर्टिकल 19 अगेन सिटीजन को मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आपके 6 राइट्स,
टोटल एंश्राइंड है कि आप कहीं पर भी आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो मीडिया के आगे, आप असेंबल हो सकते हो, दैट टू विदाउट आर्म्स। ये नहीं कि गोली बारूद है ना, गोला बारूद सारा लेके आप मिल रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन। तो आप असेंबल हो सकते हो, आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे राइट्स आपके मेंशन्ड है आर्टिकल 19 में। राइट टू फ्रीडम वाली कैटेगरी अब आ जाती है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 था, राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19, ये भी सिटीजन को मिला हुआ है, इंडियन सिटीजन को। आर्टिकल 20 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विद रिगार्ड्स टू कंडीशन ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड, मतलब इसी में आपका वो आ जाता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आपने खुद क्राइम किया है तो पुलिस के नॉट फोर्स यू टू कमिट योर ओन क्राइम, ठीक है, आप अपने ही क्राइम के कुछ सबूत और गवाह सिर्फ सोल नहीं होने चाहिए, दैट इज आर्टिकल 20। इसके अंदर भी 3 सब क्लॉज है, वो आगे भी आएंगे। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, चाहे सारे फंडामेंटल राइट्स क्रैप हो जाए ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन 20 और 21 हमेशा रहेंगे आपके। 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपकी जो फ्रीडम है वो भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ए क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन, मतलब एक बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स, ठीक है, उनको कहीं इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में काम करने के लिए इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज उनको एक बेसिक एजुकेशन का हक होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, मतलब जैसे आपने अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत बार पूछा जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि अगर आपको किसी क्राइम के लिए जेल में ऑलरेडी भेज चुका है, कंडीशन इज दिस ओनली, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन, अगर आप पहले भी जेल में जा चुके हो और अब ऐसा कोई इवेंट अगर हो रहा है, जैसे आर्टिकल 370 जब स्क्रैप हो रहा था ना, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जिन पे क्रिमिनल और सिविल चार्जेस लगे हुए थे ऑलरेडी, तो वो आर्टिकल स्क्रैप करने के वक्त उन्होंने तब कुछ किया भी नहीं था, फिर भी उनको जेल भेज दिया था। क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन। हो सकता है आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए अभी थ्रेट हो, तो आपको नॉट मोर देन 90 डेज, ठीक है, नॉट मोर देन 90 डेज जेल में भेज दिया जाएगा कि आप हो सकता है नेशनल थ्रेट बनो, लेकिन उसके लिए आपने पहले ऐसा क्राइम किया हो तो वो पॉसिबल है, और फिर 90 डेज से ज़्यादा आपको वो जेल में बंद नहीं कर सकते, तो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट टू फ्रीडम। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर आपके 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल। आर्टिकल 14 कहता है कि आपका चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 नो फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 24 नो चाइल्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर, इतनी चीजें हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या आता है, देखो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है, तो आपको पूरी इजाजत है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्टिकल 26 यहाँ पे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सेम ये सारा रिलीजियस में सिर्फ टर्म चेंज किया हुआ है, ठीक है, उसको आप याद रख सकते हो। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम फोर्स्ड टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशंस, जैसे अगर आपका मन कर रहा है दान पुण्य करने का आप कर सकते हो, बट नो वन कैन फोर्स यू फॉर द टैक्स, नो वन कैन फोर्स यू टू डू सो। आर्टिकल 28 एजुकेशनल कैंपस टू नॉट कंपेल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो कोई भी रिलीजन बायसेस आपको प्रेयर्स नहीं करा सकते, रिलीजन बायस्ड आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई मदरसा है या कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ही है तो उसमें वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, दे कैन डू, बट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अगर है तो दे कैन नॉट इम्पोज एनी रिलीजन बायस्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर आपकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, उसमें 29-30 दोनों सिटीजन्स को मिला हुआ है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड इन एनी डेमोक्रेसी, उनके भी राइट्स को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आर्टिकल 30 एस्टैब्लिश रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी है उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी वो बना सकते हैं।
ठीक है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सारे रिट्स आते हैं, ठीक है। रिट्स हम आगे स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मिस नहीं करोगे आप। आर्टिकल 32 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स, मतलब पार्लियामेंट के पास सारे राइट्स हैं कि वो पनिशमेंट को चेंज कर सकते हैं या किसी लॉज को अमेंड कर सकते हैं अगर रीजनेबल रीजंस है तो, ठीक है। ये पार्लियामेंट ने अपना थोड़ा सा पार्ट बचा के रखा है कि यस इट कैन बी अमेंडेड। आर्टिकल 34 इज अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल आप कह सकते हो, इसके दौरान जो डिफेंस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके सारे के सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ नेशनल थ्रेट, ठीक है। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, ठीक है। पार्लियामेंट कुछ चाहे तो लॉज को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ओनली सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 30, 29, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30। तो क्या पूछा है, बिलोंग ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंट्राइन। तो आपका आंसर यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, है ना। ओके, देन आपका जो पार्ट 3 है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है आपका डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो इन तीनों में क्या फर्क होता है, देखो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के मूल अधिकार जिनका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, और फिर अगर उसका वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका ध्यान रखेगी, पर सुप्रीम कोर्ट पनिशमेंट देगी। अब ये डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी आर गुड इंस्ट्रक्शंस, गुड इंस्ट्रक्शन की गवर्नमेंट को कैसे अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है, वो कैसे बेहतर तरीके से गवर्नेंस कर सकते हैं, दीज आर जस्ट इंस्ट्रक्शंस। ये है गवर्नमेंट का। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, दे आर गुड इंस्ट्रक्शंस फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अच्छी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है वो डीपीएसपी में दिया है, और एक सिटीजन के अधिकार से आपका क्या रोल होना चाहिए वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपको ये पीडीएफ में आप अपने आप रीड आउट कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी और अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो आप इसको क्लियर करते हुए चलोगे। नेक्स्ट, which one of the following schedules of Constitution of India has fixed number of members of Rajya Sabha to be elected from each state? देखो शेड्यूल्स होते हैं हमारे टोटल 12, ठीक है, हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। सबको ध्यान से एक बार, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार गो थ्रू कर लो। शेड्यूल नंबर 1 आप पूरी लिस्टिंग कर लो, हमारे इंडिया की टेरिटरी कितनी है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये लिस्ट आपको टोटली कहाँ पे मिल जाएगा, शेड्यूल नंबर 1 में। सारे के सारे स्टेट, सारी की सारी यूनियन टेरिटरी, इंडिया का सारा हिसाब किताब शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 2 में आपकी सारी सैलरीज अलाउंसेस लिखे होंगे, इमोल्यूमेंट्स मिले होंगे, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर के, सबके, ठीक है। सेकेंड इज द सैलरी। सैलरी के बाद देखा जाता है अच्छा अब हमें शपथ क्या लेनी है, ठीक है। इंडिया में इट वर्क्स मोस्टली लाइक दिस कि पहले सैलरी पता चल गई कितनी है, डोंट टेक दिस थिंग वेरी लिटरली, ये मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड थिंग इज एफर्मेशंस एंड ओथ। जितने भी ओथ लेते हैं ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी ओथ यहाँ पे 3rd शेड्यूल में लिखी है। 4th शेड्यूल में हमारे राज्यसभा की सीट्स के बारे में लिखा गया है कि उसकी एलोकेशन कैसे होगी, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स है, कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सारा आपका 4th शेड्यूल में लिखा है। 5th and 6th शेड्यूल्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5th शेड्यूल इज अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। जो माइनॉरिटीज होती हैं, है ना, शेड्यूल जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी पूरी लिस्टिंग, उस पर कैसे रूल होना चाहिए, उस पर कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, वो 5th शेड्यूल में लिखा है। और 6th शेड्यूल में लिखा है 4 स्टेट्स के बारे में, ATMM आप याद रखोगे यहाँ पे, ATMM, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। इन 4 स्टेट्स के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन शेड्यूल्ड एरियाज कहाँ पे लिखे हैं, 6th शेड्यूल में लिखे गए हैं, ठीक है, 6th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल इज अबाउट 3 लिस्ट।
कि आपका यूनियन लिस्ट जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया था, जो भी चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हो और कनेक्ट हो रही है ना, उसको रिवाइज कर लो अपने हेड में। कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा हुआ तो है, कहाँ से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ऐसे आपका चेक होता जाएगा कि आप चीज़ें पढ़ रहे हो, आपको याद भी रह रहा है या नहीं, ओके। देन आपका 8th शेड्यूल आता है, दैट इज अबाउट लैंग्वेज। इंडिया की सारी लैंग्वेजेस आपको 8th शेड्यूल में मिल जाएंगी। 7th इज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। 8th इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। 11th एंड 12th आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 देखो, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी हमेशा जुड़वा की तरह चलेंगे कैसे, जैसे 11th शेड्यूल पंचायत है तो 12th वाला कौन सा हो जाएगा, म्यूनसिपैलिटी। पार्ट्स की बात करें, अगर 9th शेड्यूल पंचायत है तो 9th ए आपका म्यूनसिपैलिटी हो जाएगा। अमेंडमेंट्स की बात करो, 73rd अमेंडमेंट आपका पंचायत है तो 74th अमेंडमेंट 1992 आपका म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है। तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कौन सा हो जाएगा, हमारा 4th शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है 4th शेड्यूल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 6th शेड्यूल, देखो ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जिससे आपके वापस से डिराइव क्वेश्चन हो सकते हैं। 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बोला था मैंने ATMM, अभी अभी हमने स्टडी करा है। ATMM क्या था, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, कहाँ दिख रहा है आपको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। सी वुड बी द ऑप्शन, ठीक है, सी आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 6th शेड्यूल 4 स्टेट्स, ओके। बाकी के शेड्यूल्ड एरियाज 5th शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है, नाइस। चलो अब ऑन 26 नवंबर 1949 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। देखो 26 नवंबर 1949 से है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था, बट हमने लॉन्च कब किया, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये 1949 से ही कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। वो कौन कौन से थे, क्या वो सिटीजनशिप था, यस, क्योंकि पार्टीशन के तुरंत बाद, क्योंकि हमारा पार्टीशन भी तो हुआ था इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान का, तो लोग इधर से उधर हो रहे थे, तो सिटीजनशिप को लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कितने लोग वहाँ जाएंगे। सिटीजनशिप लॉन्च हो गया था, इलेक्शंस स्टार्ट हो चुके थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट उसकी जो भी प्रोविजनल स्ट्रक्चर था वो स्टार्ट हो गया था, फंडामेंटल राइट्स अभी इंप्लीमेंट होने स्टार्ट नहीं हुए थे, वो 1950 से ही हुए थे, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता था तो हमारा आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। करेक्ट आंसर हमारा B1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, B1 2 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो, प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट, ओके, प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजंस। अच्छा, इसमें कुछ केसेस पूछे हैं, सुप्रीम कोर्ट इन बेरुबारी केस एंड केशव नंद भारती केस। प्रीएम्बल से रिलेटेड देखो, प्रीएम्बल हमेशा है ना बहुत कंट्रोवर्शियल लिया है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए ना बहुत बार झगड़े हो चुके हैं, तो कुछ केसेस है इंपॉर्टेंट है, उसको स्टडी आउट कर लो आप। बेरुबारी केस हुआ था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये केसेस जो 3-4 केसेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरुबारी केस में बोला कि प्रीएम्बल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, लेकिन 1973 में जब केशव नंद भारती केस होता है तब डिक्लेयर किया था, कंक्लूजन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रीएम्बल है, और उसके बेसिक फीचर्स जो हैं प्रीएम्बल के, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। देखो जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना वो आर्टिकल 368 के दौरान होते हैं, उसके मतलब उसके प्रोसीजर से होते हैं। तो केशव नंद भारती केस में बोला कि ये दे कैन नॉट बी अमेंडमेंट, जो बेसिक फीचर्स हैं, लेकिन ये एम्बिग्यूअस रह गया कि बेसिक फीचर्स हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो थोड़े थोड़े लूप होल्स हर बार रह जाते हैं। फिर बुमाई केस और LIC ऑफ इंडिया केस में बोला कि प्रीएम्बल इज वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3-4 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस में कहा, रूल दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि बेरुबारी केस में कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है।
सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द केशव नंद भारती केस रिवर्स द डिसीजन एंड रूल दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, केशव नंद भारती केस में तो कहा गया था कि इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, इज और आर ट्रू। तो यहाँ पे क्या कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। दीज थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर। कहीं पे भी कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, पॉज द वीडियो, गूगल इट आउट, चेक योर नोट्स एंड गेट द थिंग क्लियर इन योर हेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग। अच्छा, जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा होता है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, लेट मी टेल यू ऑल। आर्टिकल नंबर 108 इमरजेंसी। चलो दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा, अलाइनमेंट में नहीं आ रहा, एग्रीमेंट में नहीं आ रहा, तो लेट अस कॉल द जॉइंट सिटिंग और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 108 इज जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज रिजॉर्टेड टू फॉर रिजॉल्विंग द डेडलॉक बिटवीन टू हाउस। डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है पार्लियामेंट फॉर द पासिंग ऑफ विच ऑफ द बिल्स। देखो मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आगे हम स्टडी करेंगे। आर्टिकल नंबर 110, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास हो सकती है और लोकसभा के पास ही इसके प्राइम राइट्स हैं मनी बिल के। वो आर्टिकल 110 सिर्फ लोकसभा इसे इंट्रोड्यूस कर सकती है, फिर वो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा इसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है, लोकसभा चाहे ना चाहे उसको एक्सेप्ट करे ना करे, बट 14 डेज में दैट शुड बी पास्ड, ठीक है, मनी बिल। तो बहुत झगड़े होते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोल देते हैं कि मनी बिल ही नहीं है, तो लोकसभा के राइट्स भी हट जाते हैं। तो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये क्वेश्चन सारे बहुत पूछे गए हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। अगर स्पीकर ने बोल दिया है तो है, नहीं है तो नहीं है, ओके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग मनी बिल, उसको ध्यान में रखोगे। तो मनी बिल के केस में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा के पास इतने सारे राइट्स नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा कुछ सजेस्ट कर सकती है, लोकसभा को अच्छा लगा वो रख लेंगी, वरना नहीं रखेंगी, अदरवाइज बिल ऐसे ही पास हो जाएगा विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ व्हाट, राज्यसभा। तो उसमें जॉइंट सिटिंग का कोई केस ही नहीं बनता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखो वो होता है मेजॉरिटी पे चलता है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी पे चलता है, तो इसमें भी कोई जॉइंट सिटिंग का चक्कर नहीं होता। इलेक्शन करा लो, जितने लोग वोट करेंगे वो, जितने लोग वोट नहीं करेंगे, जो भी स्पेशल मेजॉरिटी में बनेगा वो चीज़ होगा, इसमें भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जॉइंट सिटिंग कहाँ पे होगा, ऑर्डिनरी बिल में ही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमसे करेक्ट आंसर पूछा है कहाँ पे जॉइंट सिटिंग होता है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ऑर्डिनरी बिल में होगा। मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होता, अमेंडमेंट बिल में भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आप घबराना मत, इसको देखकर सिंप्लीफाई करके बस काम माइंड होना चाहिए, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछा गया है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और 6 के बारे में पूछा गया है। स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या ये बात सही है? देखो आगे भी क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो या कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है रिगार्डिंग देयर प्रमोशन, यस दे कैन मेक। State can make any special provision relating to their admission to the private educational institute aided by the state, yes, ठीक है। देखो इसमें ये स्टेट मतलब स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये आर्टिकल नंबर 12 में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में लिखा गया है कि अगर पॉलिटी की भाषा में स्टेट कौन होता है। ये क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया है, इसको ध्यान रखना आप। पॉलिटी की भाषा में स्टेट इंडिया को भी बोलते हैं, गुजरात को भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोलते हैं, पार्लियामेंट को भी बोलते हैं, किसी भी पीएसयू को भी बोल सकते हैं, किसी भी प्राइवेट बॉडी को भी बोल सकते हैं अगर वो नेशनल सर्विस रेंडर कर रही है तो। इन सारे के सारे को हम स्टेट बोल सकते हैं पॉलिटी की भाषा में,
ठीक है, तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 12 में, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्वेश्चन ऑलरेडी से अराइज हो चुका है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे वो बनाना चाहे वो एडेड बाय द स्टेट हो या ना हो, दे कैन मेक, ठीक है। फिर स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉट एडेड बाय द स्टेट, yes they can also make the same। and फिर state can make any special provision relating to the admission to the minority educational institution as prescribed by article 30। आर्टिकल 30 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नॉट अबाउट द सेम, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, हमसे करेक्ट पूछा है। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 1, 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the president of India is elected by an electoral college comprising of elected members of which of the following। देखो इलेक्शन मेथड एक प्रेसिडेंट का और एक वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें क्या डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी गई है, उसके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं पार्टिसिपेट करते, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंट के दोनों हाउस हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ना वो अपर हाउस होता है कोई भी स्टेट में, और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना वो लोअर हाउस होता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू लोकसभा, दिस इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा, ठीक है। लेकिन फर्क बस इतना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में, इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स में मौजूद है, बाकी सब यूनिकैमरल है। बाइकैमरल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको यूनिकैमरल भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1, 2, 4 है हमारा, ठीक है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, और कौन नहीं करता, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल है जिसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, देखो जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं ना आपके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब की कितनी चीज़ें मिनिमम आप याद करोगे, उनका आर्टिकल नंबर याद रखोगे, उनको ओथ कौन दिलाता है, उनको अपॉइंट कौन करता है ना, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, और उनका रिमूवल कैसे होगा। इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतनी चीज़ें टेबल बनाकर भी याद रख सकते हो, तो आपकी 40% क्वालिटी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी एक टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एज और मैक्सिमम एज लिखी हुई है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। जिसमें नो लिमिट लिखा है ना मिनिमम एज और मैक्सिमम एज में, वो बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उस टेबल को आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of following constitutional authorities inquires and decide in case of doubts and disputes arising out of election of president and vice president। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ किसमें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, तो उसको सॉल्व कौन कराता है, उसको सॉल्व करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम सबसे सुप्रीम है, वही वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के झगड़े को, इलेक्शन झगड़े को संभालेगा, ठीक है। ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीजें होती हैं, बस कॉन्सेप्ट्स याद रखो आप। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उसको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नहीं मिलती, उसको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी मिलती है, वो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है हमसे। स्टेटमेंट नंबर 1, the vice president is elected by an electoral college consisting of elected members of both the house of parliaments। देखो पहली बात तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स भी, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी
इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है ना स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस ऑफ स्टेट्स भी पार्टिसिपेट कर रही थी। बट वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्टेट्स के नहीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कि एक क्लीशे लाइन है, सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट शॉल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। सही बात है, वो मेंबर नहीं होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शॉल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, और उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है। गलत बात यहाँ पे क्या है, ए वाली गलत बात हो जाती है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements regarding freedom to manage religious affairs as per Constitution of India is not correct पूछा है। Not correct पूछा है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। Every religious denomination shall have right to manage its own affairs। ठीक है, हर एक रिलीजन के लोगों को अपना खुद का मैनेज करने का अधिकार है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज। नो, कोई भी माइनर कम्युनिटीज को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया है। इसमें इंक्लूडिंग और माइनर कम्युनिटीज बोला है कि माइनर कम्युनिटीज भी अपनी रिलीजियस अफेयर खुद मेंटेन कर सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है और हमसे रॉन्ग ही पूछा है, तो ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, सही स्टेटमेंट्स है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अब सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जुरिस्डिक्शन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है ना, कुछ जुरिस्डिक्शन होते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, एपेलेट होता है, एडवाइजरी होता है। स्टडी करते हैं इसी क्वेश्चन में। इन अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल नंबर 313। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना वो झगड़े सॉल्व करता है। झगड़े सॉल्व करता है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट का झगड़ा किसी स्टेट से हो गया तो सॉल्व करेगा। एक स्टेट का झगड़ा किसी दूसरे स्टेट से हो गया वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस केरला एक साइड है और दूसरी साइड कर्नाटका और तमिलनाडु है, इन केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के थ्रू सॉल्व करेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 32, इसमें 5 रिट्स आते हैं। 5 रिट्स का भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, उसमें हम रिट्स को देखेंगे। वो सारे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। या तो कोई क्रिमिनल या सिविल केस ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट तो वो भी कर सकता है। फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे केस ट्रांसफर करना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट कैन हियर केसेस ओनली व्हेन दे आर अपील्ड अगेंस्ट अ हाई कोर्ट ऑर्डर। मतलब किसी हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है, किसी को फांसी की सजा दे दी है, बट जो वो क्रिमिनल है वो अभी भी कह रहा है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, तो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये कौन से जुरिस्डिक्शन में आता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन में। जब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपका जो व्यू हो रहा तब आप एपेलेट जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एपेलेट जुरिस्डिक्शन को यूज कर सकता है। फिर आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल नंबर 143। इसके अंदर प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट टू ऑफर इट्स ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ एनी इशू। अगर प्रेसिडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही रिगार्डिंग एनी लॉ, सुप्रीम कोर्ट तो उसका मास्टर है, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के थ्रू
प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसे नहीं या ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार वो बाइंडिंग होता है, बहुत बार वो बाइंडिंग नहीं होता है, तो दिस इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। रिव्यू जुरिस्डिक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 137, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये राइट होता है कि वो खुद के डिसीजंस को वापस से देख सकता है, अपने केसेस को वापस खोल सकता है जो क्लोज हो चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स है? इफ देयर इज एन एपरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड लीडिंग टू द परवेसिटी ऑफ जजमेंट, कोई बड़ी गलती हो चुकी है जिससे जस्टिस नहीं मिला है, तब या तो कोई नया एविडेंस आ चुका है जो एविडेंस पहले नहीं था बट अब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने आया है, तो रिव्यू जुरिस्डिक्शन आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत वो इस केस को वापस से खोल सकता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कैन डिक्लेयर लॉज और अमेंडमेंट void if not consistent with the constitution। ये आर्टिकल नंबर 13 में भी है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 क्या है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है, कोई भी अमेंडमेंट बनाता है, कोई भी चेंज लाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे, उसको नल कर दे, उसको हटा दे, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी इन कंसिस्टेंसी विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतने सारे जुरिस्डिक्शन, सारे पावर समझ में आ गए आपको सुप्रीम कोर्ट के। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? फर्स्ट स्टेटमेंट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो झगड़े सॉल्व करता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। सेकेंड स्टेटमेंट, द पावर टू हियर अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट्स। यस, ही ऑल्सो डू दिस, कि वो जो अपील है हाई कोर्ट के अगेंस्ट वो उसको सुनता है। पास डिक्रीज एंड ऑर्डर्स फॉर डूइंग जस्टिस इन मैटर बिफोर इट। यस, रेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ लॉ। सारे ही यहाँ पे सही है, 1 2 3 4 विल बी द आंसर। ये सारे के सारे पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है। दिस थिंग शुड बी क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा इज और आर करेक्ट? ठीक है, राज्यसभा के बारे में बोला गया है यहाँ पे। देखो, राज्यसभा है ना, इज अ परमानेंट बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं। याद रखो, 2 years 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर होते हैं, लेकिन ये बॉडी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। उसके चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे, करेक्ट पूछा है ना। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, इज इट करेक्ट? यस, स्ट्रेंथ की बात करिए, राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 होती है। ओके, इन राज्यसभा 238 members आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियंस। यस, रेशियो कैसे बटा है? 238 members इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो 12 लोग होते हैं ना, 12 लोग, दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। उनको नॉमिनेट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करते हैं। तो करेक्ट यहाँ पे पूछा है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट, इट शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स इक्वली विथ लोकसभा इन मैटर्स सच एज क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, इसका सोल राइट्स यहाँ पे मिला हुआ है राज्यसभा को। जैसे मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 हमने डिस्कस किया था ना, वो उसके जो प्राइम राइट्स हैं वो लोकसभा को मिले हुए हैं ना, कि वही उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके अगर राज्यसभा ना भी चाहे तो भी मनी बिल पास हो जाता है। उसी तरीके से राज्यसभा के प्राइम राइट्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज पे, वो लोकसभा के इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो हमें सही पूछा है, तो हमारा 1 and 2 ओनली, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो पॉलिटी के बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे ही हमारे अभी क्लियर होंगे। लेट अस सी वन बाय वन। Which of the following statements about Comptroller and Auditor General of India are correct? देखो, CAG आर्टिकल नंबर 148, कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाना। CAG को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। ऑडिटिंग ऑफिसर होते हैं, बेसिकली सारा एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट करते हैं। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है उनको, ठीक है। तो उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स हमसे ये पूछे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट स्लाइड तक है, देखते हैं।
CAG will hold office for the period of 6 years. Yes, this is correct. From the date he assumes the office, he shall vacate the office on attaining the age of 65 years या तो 6 years. देखो उनका टेन्योर होता है 6 साल का, या तो 65 years of age, जो भी जल्दी है. अगर 6 साल पहले पूरे हो जा रहे हैं तो वो हट जाएंगे, या तो 65 ईयर्स के वो पहले हो जा रहे हैं, चाहे सिर्फ 3 साल की सर्विस क्यों ना हो, फिर भी वो हट जाएंगे. विच एवर इज अर्लियर, 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ इज एज. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है. Powers of CAG are derived from Constitution of India. Yes, obviously article number 148 में mentioned है CAG. This is a constitutional body. ठीक है. Next, this is a multi-member body appointed by President of India with Prime Minister and Council of, with the recommendation of Prime Minister and Council of Ministers. देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है. जो CAG उनका अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र कहीं पर भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ओके. फोर्थ स्टेटमेंट, CAG may be removed by the president only on the grounds from the, you know, on the address of both the houses of parliament on the grounds of proved misbehavior or incapacity. यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन. 1, 2, 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. दे मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय द, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के हिसाब से निकाले, जैसे जो प्रोसीजर उनका होता है वही प्रोसीजर इनका होता है. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है वो होता है, जो नहीं होता वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होती, वो क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं. तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो सेकेंड जो ऑप्शन जहाँ पर भी है वो निकाल दो, ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा. ठीक है, ओके. तो ये जो है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारा यहाँ पे. द गवर्नर में रेकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट. देखो, गवर्नर जो होता है प्रेसिडेंट की इक्विवेलेंट होता है कोई भी स्टेट में. वो चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, किसके कैसे? रिकमेंडेशन पे. ठीक है, if he is convinced that the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of Constitution of India. अगर उनको ऐसा लगता है जो स्टेट मशीनरी खराब हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से नहीं चल रही है, तो गवर्नमेंट दे रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट. प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 356. ठीक है, आर्टिकल नंबर 356 वुड बी द प्रेसिडेंट रूल. देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी. आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 हमारा फिनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है ना. ये इमरजेंसी और उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं. आर्टिकल 352 देख लो. नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रेबेलियन हो, उन केसेस में लगती है नेशनल इमरजेंसी हमारी. ठीक है, कैसे लगती है? कैन ओनली बी प्रोक्लेम्ड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर. पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को इन रिटन लिखना पड़ता है एंड हैज टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 1 month. स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को इन रिटन एडवाइस लिख के देना पड़ता है. Parliament can make laws on the state subjects and financial distribution as per president will. प्रेसिडेंट की जैसी मर्जी होगी वैसे स्टेट के सब्जेक्ट्स डिवाइड होंगे, फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होगा. आर्टिकल 19 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम वाला, एंड प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई अदर फंडामेंटल राइट्स दैट वोंट बी ऑपरेटिंग. बाकी प्रेसिडेंट की मर्जी है, जो आर्टिकल को वो जो फंडामेंटल राइट्स को हटाना चाहे हटाएंगे, नहीं हटाना चाहेंगे नहीं हटाएंगे, प्रोवाइडेड आर्टिकल नंबर 20 और 21 सुपर इंपॉर्टेंट, ये नहीं हटेंगे कभी. ठीक है, ये नहीं हटेंगे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. फिर आता है प्रेसिडेंट रूल. देखो इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है. ठीक है, स्टेटमेंट टाइप, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे. आर्टिकल नंबर 356 हमारा प्रेसिडेंट रूल है. कंडीशन
if the state admin cannot be carried in accordance with the provision of the constitution, अगर स्टेट में कोई खराबी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, मशीनरी पूरी खराब हो चुकी है, तब लगता है उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल। सच प्रोक्लेमेशन लैप्स आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है, अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ 6 months। अगर 2 महीने के बाद भी ऐसा लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं हुई है, अभी भी खराब है, तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ उस रिजोल्यूशन को पास करते हैं, फिर वापस 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगता है। टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड 1 year, ठीक है, अगर 1 साल के लिए एक्सटेंड करना है तो नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन, और तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड सर्टिफाई दैट इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल देती है कि देखो इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होंगे, एंड प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट रेस्ट विद इन हिम, तब स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट होता है वो ऑपरेशनल हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। फिर आता है आर्टिकल 360 जो आज तक इंडिया में नहीं लगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये होती है जब क्रेडिट डेबिट ऑफ इंडिया बहुत हिल जाता है, अगेन 2 महीने के लिए लगती है, अनलेस अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस अगेन, और इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड इन दिस पीरियड, सिमिलर कॉज दैट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में जैसे सिमिलर होता है वैसे ही सेम सिचुएशन फिनेंशियल इमरजेंसी में भी लागू हो जाती है। प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया डेट में चल रहा है इसलिए फिनेंशियल इमरजेंसी लगी है। ही कैन इशू डायरेक्शंस टू फॉलो कैनन्स ऑफ फिनेंस, क्योंकि पूरा फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के अंडर चलता है, उन्हीं प्रेसिडेंट ही फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, तो वो सारे फिनेंशियल डिसीजंस यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, The judge of High Court in India is administered oath of office by, मतलब देखो एक तो होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, दूसरा होता है उनका ओथ कौन दिला रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओथ कौन दिलाता है, ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस is administered by governor of that particular state। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ओथ कौन दिलाता है, उस स्टेट के जिस कोर्ट के हाई कोर्ट के जज हैं वो उसी कोर्ट के गवर्नर उनकी ओथ दिलाते हैं। ठीक है, दिस थिंग शुड बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज, क्या ये बात सही है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमएलए और एमपी, यस। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। स्पीकर, देखो वाइस प्रेसिडेंट गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करते ड्यूरिंग वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, नहीं पार्टिसिपेट करते, और नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। स्पीकर, हाउसेस ऑफ पीपल चूज इन इट सेल्फ, यस। स्पीकर जो होता है वो आपस में ही सिलेक्ट करते हैं कि हम में से स्पीकर कौन होगा, तो करेक्ट पूछा है 1 and 3, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तब जाके सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाते हैं, राइट? तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। Second, in case of emergency, president's emoluments and allowances can be diminished during his term of office। ये गलत बात है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि प्रेसिडेंट जब अपने ऑफिस में, अभी राइट नाउ जो प्रेसिडेंट है, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो उनकी सैलरी डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने कहा है कि उनकी 5 लाख सैलरी उसको 2.5 लाख कर दो, तो वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट से लागू होगा। इस ऑनगोइंग प्रेसिडेंट की कभी भी सैलरी अलाउंसेस डिमिनिश नहीं होंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। ओके, थर्ड देखते हैं, प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू लोकसभा। नो,
प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? बहुत देखो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से निकल रहे हैं, जो मैंने आपको टेबल फॉर्म करने के लिए बोला था ना, ओथ, रेजिग्नेशन, फंक्शंस उनके क्या है, आर्टिकल नंबर क्या है, इलेक्शन मेथड क्या है उनका, उसी टेबल में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं, इनकरेक्ट ही पूछा है हमसे, तो तीनों इनकरेक्ट है, 1 2 3 सारे गलत स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। द करेक्ट रीजनिंग शुड बी क्लियर इन योर हेड, ठीक है, कि ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तब सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडिया, और चाहे इमरजेंसी भी लग जाए, प्रेसिडेंट के ऑन गोइंग प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स कम नहीं होंगी, उनकी सैलरी कम नहीं होंगी। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू ग्रांट पार्डन और सस्पेंड रेमिट टू द प्रेसिडेंट? देखो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर होते हैं, जो ग्रांट, सस्पेंड, रेमिट, इसका मतलब क्या होता है? पार्डन मतलब उसको माफ कर देना, सजा को ऑल टुगेदर माफ कर देना, ठीक है जाओ बख्श दिया तुमको। या तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि उनकी सजा कम कर दी जाए, 5 साल की जेल की सजा है उनको 2 साल की कर दी जाए, या तो कुछ डिले कर दे कि अभी सजा नहीं, नेक्स्ट ईयर से आप सजा ले लेना, या तो नेचर चेंज कर दिया जाए, किसी की उम्र कैद की सजा है तो उसको फांसी की सजा कर दो। इस तरीके के अमेंडमेंट्स इसे पार्डनिंग पावर कहते हैं। ये है आर्टिकल 72 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 72 इज अबाउट पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, और वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, वही हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट अगर मतलब प्रेसिडेंट को निकाला जाना होता है तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू निकाला जा सकता है? आर्टिकल 61, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया वो क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल 61 इज अबाउट इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को निकालना होता है, ये पूरा प्रोसीजर आर्टिकल नंबर 61 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which provision of Constitution of India provides that President shall not be answerable to any court in India for exercise of his powers of his office? उन्होंने कितने भी कामकाज किए हैं उसके लिए वो जवाबदेही नहीं होंगे, आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल नंबर 361 में, ठीक है, कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं उसके लिए वो किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर 361, okay. Next question, which one of the following statements is not correct regarding the office of vice president of India? ठीक है, ऑल्दो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पूरा, हमने बोला था इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो दिस इज रिपीट क्वेश्चन। आप वापस से पॉज करके देख सकते हो कि वो चीज़ दिमाग में बैठी भी थी या नहीं, ठीक है, या ऐसी स्किप हो गई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Question number 1, statement number 1, the vice president acts as ex officio chairman of Rajya Sabha. Yes, absolutely, वो ex officio chairman होते हैं राज्य सभा के। In absence of president, vice president act as president only for the maximum period of 3 months. देखो सब सही था, लेकिन ये 3 मंथ बोल दिया ना, वहीं पे सारा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वो 6 महीने तक बन सकते हैं, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वापस से इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ते हैं फॉर प्रेसिडेंट, फॉर न्यू प्रेसिडेंट। वो 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब सही था, बट ये बोलते ही पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, consider the following statement. Statement number 1, the Attorney General of India is the Indian government's chief legal advisor. Yes, बिल्कुल सही बात है, ये सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनकी जो सैलरी होती है वो क्या पार्लियामेंट फिक्स करती है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। देखो इनका कोई जो टेन्योर या तो इनकी सैलरी ये सब कुछ है ना, प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये वर्क करते हैं, प्रेसिडेंट चाहे उतनी उनको सैलरी मिलती है, प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑल टुगेदर ये काम करते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76, ये बात बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली 1 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और अच्छी चीज़ें जान लो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कि उनके पास है ना राइट टू वोट नहीं होता।
इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। ये चाहे किसी भी कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इनको राइट टू पार्टिसिपेशन होता है बट राइट टू वोट नहीं होता, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद ये चाहे तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑनगोइंग है तभी भी कर सकते हैं। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं, सीएजी वगैरह होते हैं, उनको परमिशन नहीं होती कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कोई भी ऐसे ऑफिस को ज्वाइन करे, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर सकते हैं, इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है कि 5 साल 6 साल, जब तक प्रेसिडेंट चाहे ये काम कर सकते हैं, और इनकी सैलरी भी प्रेसिडेंट खुद ही फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Attorney General must be person qualified to be appointed as judge of Supreme Court. Yes, absolutely correct. उनकी qualification equivalent to Supreme Court के judges होती हैं, और वो क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। In discharge of his duties, Attorney General is assisted by 4 Solicitor General. ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2। उनको असिस्ट करने के लिए 4 सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, और उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। फर्स्ट स्टेटमेंट, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल। देखो, वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करने की, सपोर्ट करने की कोशिश करता है। जो उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो अटॉर्नी जनरल का फिक्स क्लाइंट है, फिक्स्ड कस्टमर है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंसेगी वहाँ पे अटॉर्नी जनरल उनको बचाने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। टू गिव एडवाइस to the government of any state upon such legal matter as may be referred or assigned by him by governor of that state. No, गवर्नमेंट के लिए तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है ना, अटॉर्नी जनरल को गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं कुछ भी बोल सकते हैं या असाइन कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट ही रेफर करेंगे उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सपोर्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 only would be the correct option here, ठीक है। Next question, consider the following statements. First is the 4th schedule of constitution deals with allocation of seats of Rajya Sabha. याद रखो, 4th schedule के राज्य सभा के allocation के बारे में था, absolutely था, 4th schedule तो बिल्कुल था। Second statement, in Rajya Sabha has 245 members out of which 6 members represent union territory। सबसे पहले तो 245 members होते हैं, नहीं 250 members होते हैं, जिसमें 238 जो होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और 12 जो लोग होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, करेक्ट पूछा है, ए ओनली वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। ओके, next question is also very good question. Legislative Assembly of Delhi can make laws on any subject of state list. दिल्ली की जो स्टेट लिस्ट है उस पर वो सारे लोग रूल कर सकते हैं एक्सेप्ट लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, PPL, ठीक है। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सी वुड बी द ऑप्शन। इन 3 चीज़ों पे दिल्ली की गवर्नमेंट अपने रूल्स नहीं बना सकती। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इन 3 चीज़ों पे, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पे नहीं बना सकती। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement about 73rd and 74th amendment is or are correct? 73rd amendment ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अबाउट पंचायती राज सिस्टम। 74th इज अबाउट व्हाट, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नो, इंडिया में हर जगह पंचायती राज नहीं है ना, कौन कौन से नहीं है उसका भी एक अलग क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ऑल स्टेट्स में नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 years, यस एब्सोल्युटली, 5 साल का टेन्योर होता है। देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ 1/3, देखो अंडरलाइन कर रही हूँ, वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। Mandatory reservation of 1/3 of all seats in panchayat for women, absolutely 1/3 मतलब 33% women reservation है इन पंचायत में, yes absolutely correct। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
यहीं पे आंसर आपका लिखा हुआ है, इन विच स्टेट पंचायती राज या पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल। देखो ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में एप्लीकेबल नहीं है, ये हिल्स ऑफ मणिपुर में भी एप्लीकेबल नहीं है, ये हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में भी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, 1 2 3 वुड बी द ऑप्शन। यहाँ पे पंचायत एप्लीकेबल नहीं है, पंचायती सिस्टम यहाँ पे नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह में नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑलरेडी व्हेन डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट। इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352, जब यूनियन कैबिनेट उनको ऐसा रिटन कम्युनिकेशन में देगा कि हाँ आप इमरजेंसी लगाओ, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट द यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स उनको इन राइटिंग देंगे, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 352 अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था। आई थिंक दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। देखा एक चार्ट में से आपके कैसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, आई टोल्ड यू कि उसमें से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली। सेम उसी चार्ट का क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 क्यों लगाते हैं? जब कोई वॉर चल रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, तभी लगता है। बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो। Consider the following statements in context of emergency provisions. First statement देखते हैं, emergency due to war, external aggression and armed rebellion. That is popularly known as national emergency. यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जब आर्टिकल नंबर 356 लगा दिया पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये तो आर्टिकल नंबर 352 है नेशनल इमरजेंसी, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड देखते हैं, an emergency due to failure of constitutional machinery in the state comes in article number 360. सब कुछ सही था, यहाँ तक आकर गलत हो गया, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब होती है स्टेट की तो आर्टिकल नंबर 356 लगता है, ना ही 360, है ना। थर्ड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू अ थ्रेट to the financial stability, that is not article 352, that is article 360। तो इन लोगों ने सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो ऑल इन ऑल तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है। करेक्ट पूछा है नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 25 years टू बी मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, नो, इट इज 21 years। ठीक है, 21 years मिनिमम एज होती है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन पंचायत, ठीक है, मिनिमम एज। सेकेंड, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स फॉर SC/ST, नो, 1/3 ऑफ सीट्स इज फॉर विमेन। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST होता है लेकिन वो फिक्स नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन उनकी सीट रिजर्व की जाती है। 1/3 सीट्स विमेन के लिए होती है, SC और ST की पॉपुलेशन के अकॉर्डेंस में उनकी सीट रिजर्व होती है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एट एनी लेवल। ये बात सही है, देखो आपकी ये सही है कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो बैकवर्ड पीपल को प्रमोट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए वो रिजर्वेशन कर सकती है, तो ओनली थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत है, और क्यों गलत है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, consider the following statement. First statement, election commission of India, state legislative assembly as well as state legislative council दोनों का कंडक्ट कराती है, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है ये। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर शॉल बी मेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। हाउ इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? थोड़ा गूगल करोगे ना तो बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो आपका ये होमवर्क है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, एक टाइप का क्वेश्चन कितने टाइप में बदल सकता है, उसको डिफिकल्ट करने के लिए यूपीएससी किस हद तक जा सकती है। Which of the following statements is or are correct? First statement हमारा है 6th schedule of Indian Constitution contains 6th schedule, याद कर लो क्या था, अब आगे पढ़ो। It is about Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Yes, it is absolutely correct. 80 mm. Second, tribal areas listed under 6th schedule are constituted as scheduled areas. देखो,
शेड्यूल्ड एरियाज, फिफ्थ शेड्यूल को भी तो कहा ही जाता है। ट्राइबल एरियाज, ठीक है, दिस इज लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, एक्सपेक्ट माई रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। इसके लिए आप कॉमेंट में देखना कि उनको क्या शेड्यूल्ड एरियाज कहा जाता है, ट्राइबल एरियाज को, ठीक है। गवर्नर कैन डायरेक्ट द मैनर इन विच एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट अप्लाई बोथ टू द सिक्स्थ शेड्यूल। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में। देखो फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ लिखा है, यहाँ पे मैं सिक्स्थ लिख रही हूँ। फिफ्थ में ना गवर्नर की मर्जी होती है कि पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं वो उस एरियाज में एप्लीकेबल करने भी हैं या नहीं करने। लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल को ऑटोनॉमी में भी होती है, उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पे जाना चाहता है। उनमें ये सारे रूल्स, ये गवर्नेंस नहीं चलती पार्लियामेंट की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। गवर्नर कैन नॉट डू दैट, वो फिफ्थ शेड्यूल के साथ कर सकती है, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल के साथ कर सकती है। डू चेक इट आउट अबाउट दिस, ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज कहा भी जाता है या नहीं, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, आर्टिकल 23, याद कर लो क्या था, अब पढ़ो क्वेश्चन आगे। आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर। 23rd क्या था, फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, यस एब्सोल्युटली था। आर्टिकल 42, इट इज अबाउट, याद कर लो क्या था, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, बट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस। ये बात सही है, बट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिबल। तो सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 सही है हमारा, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, बोथ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। गलत बात हो गई, मनी बिल तो होता है लोकसभा ओनली में, बट फाइनेंशियल बिल्स राज्यसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें पॉजिटिविटी मत देखना, अगर 50% ऑफ स्टेटमेंट सही है और 50% ऑफ स्टेटमेंट गलत है तो वो पूरा ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि एंड लिखा गया है यहाँ पे, तो पूरा ही स्टेटमेंट, यहाँ पे पॉजिटिविटी मत दिखाना कि 50% तो सही है ना, नो, पूरा ही स्टेटमेंट गलत होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर प्रोविजंस ऑफ मनी बिल। एब्सोल्युटली, क्योंकि सिर्फ लोकसभा के पास प्राइम राइट्स है, इसमें कोई जॉइंट सिटिंग की बात ही नहीं है। राज्यसभा को नहीं मानना है, ना माने भाड़ में जाए, इट इज लाइक दैट, ठीक है। मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल नंबर 110, एब्सोल्युटली। तो हमने करेक्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 and 2, 2 and 3 ओनली वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बड़ा है, आराम से, काम माइंड से करो। स्टेटमेंट नंबर 1, फिफ्थ शेड्यूल, याद कर लो फिफ्थ शेड्यूल क्या था, याद आ गया, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज वाला था। of the constitution deals with the administration and control of scheduled areas as well as scheduled tribes residing in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. No, this is 6th schedule, no, तो ये तो गलत statement हो गया, ठीक है। Power to decide whether any central or state legislature implies over the state having scheduled areas lies in the hand of governor. क्या बोल रहे हैं, scheduled areas के बारे में बोल रहे हैं। जो central या state legislation है वो उस शेड्यूल्ड एरिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गवर्नर के हाथ में होता है। फिफ्थ शेड्यूल के केस में होता है, यस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, गवर्नर कैन ऑल्सो रिपील और अमेंड एनी रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज बट ओनली विद द एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, वो रिपील कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं एनीथिंग विच कम्स टू शेड्यूल्ड एरिया, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट का हाँ बोलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपका कौन सा है, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ओनली वुड बी द राइट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही ना, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर, अब जाके रिट्स आए हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू स्क्वॉश, स्क्वॉश मतलब कैंसिल करना ऑल टुगेदर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। पढ़ लो एक बार, सारे रिट्स पढ़ लो, चीज़ें को क्लियर करो, देन एवरीथिंग विल बी वेरी सिंपलर टू यू।
सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है रिट। रिट क्या होता है? देखो रिट होता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट अपनी तिजोरी में से, मतलब आर्टिकल 32 में से ये सारे वेपन्स निकालती है, क्योंकि जिसने वायलेट किए ना राइट्स उनको पनिश करने के लिए। तो एक हमारा ब्रह्मास्त्र है ऐसा ही हेबियस कॉर्पस। मीनिंग पे मत जाना और कंफ्यूज हो जाओगे। हेबियस कॉर्पस यूज कब होता है? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली इन द प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी। सेल्फ के एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मुझे ऐसे ही किसी भी प्राइवेट कस्टडी में या तो गवर्नमेंट जेल में बंद कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट निकालेगी हेबियस कॉर्पस और उस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिशियल्स या तो प्राइवेट पर्सन्स पे जिन्होंने मुझे बंद किया है उसको पनिश करेगी थ्रू हेबियस कॉर्पस। जब मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मुझे अनलॉफुली डिटेन किया गया है किसी भी जेल में, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो हेबियस कॉर्पस। कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसका यूज कैसे होता है और किसके अगेंस्ट यूज हो सकता है। ठीक है, आपको यूज पता होगा ना, तो अपने आप किसके अगेंस्ट ये इशू होता है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हेबियस कॉर्पस क्लियर। मैंडेमस। मैंडेमस कब होता है? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटीज। देखो अगर आप मेरे जूनियर हो ना और आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आपका जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना, तो सुप्रीम कोर्ट आप पे मैंडेमस जारी कर देगी कि यू आर नॉट डूइंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। आपको जो परफॉर्म करना चाहिए आप उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप पे मैंडेमस इशू हो जाएगा, क्योंकि आप वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपके काम में लैक आ रहा है। तो किसके अगेंस्ट इशू होगा? किसी भी पब्लिक, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल के ऊपर ये होगा। प्राइवेट बॉडी पे मैंडेमस नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट लोग में क्या कर रहे हैं उनको उससे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, सेंट्यूरारी। देखो आंसर मिल गया, टू स्क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द। अब आपको सेंट्यूरारी और प्रोहिबिशन में बहुत परेशानी होगी, बट आई एम हियर टू क्लैरिफाई। सेंट्यूरारी में क्या होता है? हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन को फ्री कर देना, किसी भी, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर चुका है ऑलरेडी कि एजुकेशन को फ्री कर दो, तब जाके सुप्रीम कोर्ट आती है कि नहीं भाई हम बिल्कुल फ्री नहीं कर सकते, इंडिया का बजट हिल जाएगा, तो वो उसके ऑर्डर को कैंसिल कर देती है सेंट्यूरारी रिट को यूज करके। तो ये किसके अगेंस्ट यूज हो सकती है? ऑब्वियसली छोटे कोर्ट ने ऐसा कुछ किया होगा, इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट सेंट्यूरारी पास होता है। प्रोहिबिशन में क्या फर्क है? टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स। मतलब अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास नहीं किया है, उनमें ये प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो बस सोच रहे हैं कि एजुकेशन को फ्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एविडेंसेस ला रहे हैं, बजट को देख रहे हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट आके बोल रही है कि आप इस मैटर से हट जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ इट, तो उसको प्रोहिबिशन कहते हैं। अब तक ऑर्डर पास नहीं हुआ है, सेंट्यूररी में ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस एंड दैट मेक्स द स्क्वॉश द ऑर्डर आंसर सेंट्यूररी। बहुत बच्चे प्रोहिबिशन भी करके आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्यों वारंटो कब होता है? टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। कोई फ्रॉड करके, कुछ रिश्वत देकर वगैरह आप फौज में चले जाते हो, जिसके लिए यू आर नॉट एंटाइटल्ड, अगर पकड़े जाते हो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी आपके साथ? क्यों वारंटो आप पे जारी करेगी। ठीक है, क्यों वारंट जारी करेगी कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस पब्लिक ऑफिस, सो यू प्लीज गेट आउट। ठीक है, दीज आर 5 रिट्स अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स इनके थ्रू प्रोटेक्ट करती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of following criteria is not required to be qualified for appointment as judge of Supreme Court? अब सुप्रीम कोर्ट की आ गया, बहुत बार से हम कह रहे थे कि एज पर क्वालिफिकेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, एज पर क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज होता क्या है? एटलीस्ट 5 years ऑफ जज का एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट, यस। एज अ जज 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप प्रेसिडेंट के नज़रिए में एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होने चाहिए, एमिनेंट जुरिस्ट होने चाहिए, तब आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एटलीस्ट 20 years ऑफ सब मजिस्ट्रेट, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारा? विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट द क्राइटेरिया। तो ये 3 क्राइटेरिया तो हैं,
तो ये ऑप्शन सही नहीं होंगे, ये क्राइटेरिया नहीं है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of following is not a correct statement regarding provisions of legislative council? legislative council मतलब upper house of state, ठीक है। अपर हाउस, पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ है, ओनली 6 स्टेट्स में है। प्लीज लिस्ट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से 6 स्टेट बाई कैमरल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, नहीं, विच ऑल स्टेट्स आर बाई कैमरल इन इंडिया, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेट्स ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यस, 2 तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, बिहार एंड तेलंगाना, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शॉल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेजिस्लेटिव असेंबली सॉरी, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, 60 मेंबर्स टू 500 मेंबर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ क्या होती है, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, ठीक है, बट नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, और ज्यादा से ज्यादा 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये इन दोनों की स्ट्रेंथ है। तो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शॉल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही बात है। यहाँ पे 1/12 ऑफ ऑल मेंबर्स शॉल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट कॉलेज ऑफ, आई विल टेल यू, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे चीजें चलती हैं, मिनिमम 40 होने चाहिए, वैसे कितने होने चाहिए, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें अंदर इलेक्शन कैसे होता है, लेट मी टेल यू, 1/3 लोग जो होते हैं वो लोकल बॉडीज से आते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। 1/3 जो लोग होते हैं लोकल बॉडीज से आते हैं। कीवर्ड्स को नोट करो, पूरे स्टेटमेंट्स रटने की कोई जरूरत नहीं है। 1/3 MLAs होते हैं, 1/12 टीचर्स होते हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स होते हैं, और 1/6 जो होते हैं ना वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल एस्पेक्ट्स। गवर्नर उनको नॉमिनेट करते हैं। रेस्ट ऑफ 1/6 मेंबर्स, 1/3 MLA, 1/3 लोकल बॉडीज, 1/12 टीचर्स, 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/6 रेस्ट ऑफ द 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/12 लोकल बॉडीज बोला है, गलत बात बोली है। 1/12 ऑफ ऑल मेंबर्स शॉल बी ग्रेजुएट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट्स, ये भी बात सही है। तो नॉट करेक्ट बोला था, यहाँ पे सारा कुछ मिटा देते हैं, बहुत भसड़ हो गई है। नॉट करेक्ट बोला है तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये गलत बात है, ठीक है। लोकल बॉडीज से 1/3 लोग आते हैं, राइट, ओके। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। हमारा पूरा प्रेसिडेंट इज दी, अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 52 है ना, आर्टिकल नंबर 52। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। हाउस ऑफ पीपल जो लोअर हाउस है उसके टोटल 552 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें 2 नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। वो अमेंडमेंट के थ्रू अब हट चुका है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेशन अब नहीं होता लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, ओके। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। जनरली 5 ईयर का टेन्योर होता है इनका, ठीक है, इससे पहले भी ये बॉडी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो लोअर हाउस होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसके लिए आप स्टेट इलेक्शन में वोट करते हो वो स्टेट असेंबली होती है। 60 to 500 मेंबर्स की स्ट्रेंथ होती है, उसमें मिनिमम एज 25 ईयर्स की होती है, टेन्योर होता है 5 साल का, ठीक है। बात करते हैं अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सिर्फ 6 स्टेट्स में है इंडिया में, उसमें मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स, ठीक है, 35 ईयर्स। बाकी लोकल गवर्नमेंट होती है पंचायत लेवल पे, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन होता है फॉर विमेन।
रिजर्वेशन SC/ST माइनॉरिटीज के लिए भी होता है, लेकिन वो जितनी पॉपुलेशन होती है उसके इक्विवेलेंट उनकी सीट रिजर्व की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेजेस। देखो, एक था हमारा आर्टिकल 370 जो स्क्रैप हो गया, वो स्पेशल प्रिविलेजेस दे रही थी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। बाकी आर्टिकल नंबर 371 में सारे स्टेट्स मेंशन है जिसमें स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, और ऐसे सवाल हर 2 सीडीएस में एक बार पूछा जाता है, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। आप ट्रिक्स बनाओ, जो करना है करो, ठीक है। आर्टिकल 371 के में महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। आर्टिकल 371A में नागालैंड को, B में आसाम को, C में मणिपुर को, D में आंध्र प्रदेश को, E में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड आंध्र प्रदेश को, F में सिक्किम को। ये सारे क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं। कभी सिक्किम पूछ लिया, कभी मिजोरम पूछ लिया, कभी आर्टिकल 371A पूछ लिया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। G में मिजोरम, H में अरुणाचल प्रदेश, I फॉर गोवा, है ना, आई वॉन्ट टू गोवा। दिस ट्रिक मैंने ऐसे करके याद रखा था, आई वॉन्ट टू गो गोवा, ठीक है। I फॉर गोवा को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 371I। तो ये पूरा लिस्ट आप पूरा रट लेना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? देखो, ये आर्टिकल नंबर 20 के थ्रू होता है। आर्टिकल नंबर 20 के डबल जियोपार्डी मतलब अगर आपने एक बार क्राइम किया है ना, तो आपको उसकी 2 बार सजा नहीं मिल सकती। एक बार चाहे जितनी भी सजा हो, एक बार मिल जाएगी। 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। सेम क्राइम के लिए आपको डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती, दैट इज डबल जियोपार्डी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 20 आपका डबल जियोपार्डी हो गया। आर्टिकल 21 क्या था आपका? राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 आपका अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन था, राइट। फंडामेंटल राइट्स तो सारे गट याद होने चाहिए, आपको कोई उठा के भी पूछे ना फिर भी याद होने चाहिए। आर्टिकल 23 क्या था? फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 क्या था? राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था, है ना, 24। सो दिस इज इट गाइज। हाउ डू यू फील अबाउट दिस वीडियो? वॉज इट वेरी इंफॉर्मेटिव या व्हाट? Please give me your comments, your reviews, your views, what improvement, what else do you want for your CDS exam? I'm waiting for your reviews in the comment section. Please take this PDF from the Telegram section. Okay, I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and join.